हेलो गाइस, तो हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी एनसीईआरटी क्लास 9 की अर्थात चैप्टर 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। तो हम सबसे पहले देखेंगे लोकतंत्र। एक लोकतंत्र में लोगों को अधिकार ना दिए जाएं, अर्थात राइट टू वोट ना हो, राइट टू फ्रीडम ना हो, राइट टू इक्वलिटी ना हो, तब क्या हम उसे लोकतंत्र कहेंगे? उसको लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र का ये जो मैंने बोले हैं ये सब लोकतंत्र का भाग नहीं है। सबसे पहले आप देखेंगे इसकी डेफिनेशन, फिर देखेंगे इसकी लोकतंत्र की विशेषताएं, अर्थात फिर देखेंगे हम लोकतंत्र ही क्यों। अर्थात पहले हम चलते हैं इसकी एक परिभाषा, जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो आप सभी लोग जानते होंगे। तो एक ऐसी शासन पद्धति है जहाँ पर जनता का शासन है, अर्थात जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। फिर आते हैं हम लोकतंत्र की विशेषताओं पर, अर्थात शासन का स्वरूप कैसा होगा, चुनाव कौन लोग करेंगे, कैसे होंगे, अर्थात वो लोग कौन होंगे जो सरकार चुनेंगे, अर्थात सरकार का स्वरूप कैसा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है लोकतंत्र ही क्यों। कोई और पद्धति क्यों नहीं, लोकतंत्र क्यों, हम लोकतंत्र को ही क्यों चुने, कोई और पद्धति क्यों नहीं चुने? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके विपक्ष में भी उसका निकालते हैं, है ना। पक्ष और विपक्ष दो रूप होते हैं। अब हम सरकार को बिल्कुल आदर्शवादी तो कह नहीं सकते, गलतियां तो सरकार से भी होती है। तो अब हम देखेंगे, जब हम इन दोनों को देखते हैं तो जब कभी हमें किसी एक चीज़ को उसकी इंपॉर्टेंस ही बतानी होती है तो हम यह सोच सकते हैं कि इसका पक्ष क्या है और इसका विपक्ष क्या है। उसके बाद हम एक रिपोर्ट बना लेते हैं। अर्थात कुछ गुण, यानी कि कुछ गुण पक्ष के जो हमें बताते हैं, अर्थात मेरिट्स, कि हमें लोकतंत्र क्यों अपनाना चाहिए। और दूसरी तरफ है विपक्ष, अर्थात लोकतंत्र में दोष, डीमेरिट्स, जो कि हमें बताते हैं कि लोकतंत्र हमें क्यों नहीं अपनाना चाहिए। शुरुआत में हमने एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी थी, आगे चल के हम लोकतंत्र की एक बेहतर परिभाषा देखेंगे। अर्थात हम आते हैं लोकतंत्र, अर्थात लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, लोकतंत्र को ही हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। अर्थात जो डेमोक्रेसी है उस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के डेमोस अर्थात क्रेटोस से हुई है। तो डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति। तो फिर हम चलते हैं डेमोक्रेसी के प्रकार पर, अर्थात प्रत्यक्ष रूप, अर्थात लोकतंत्र के प्रकार, डेमोक्रेसी के प्रकार, अर्थात प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप। तो हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि जैसे हम एग्जांपल ले लें कि स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश में डेमोक्रेसी सीधे तौर पर होती है, क्योंकि वहाँ जो जनसंख्या है वो कम है लोगों की। और ये जो प्रत्यक्ष रूप है इसमें लोग सीधे तौर पर भागीदारी करते हैं, लेकिन वहीं अप्रत्यक्ष रूप में हमने जो तरीका अपनाया है वो है अप्रत्यक्ष रूप। लोग इतने हैं कि उनकी जो संख्या है वो है 140 करोड़ लोग। हर एक व्यक्ति से नीति निर्माण में सलाह लेना है तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ जो है प्रत्यक्ष रूप में वहाँ इतने लोग ही नहीं हैं, तो वो डायरेक्ट सीधे सैनिकों के द्वारा वो कर देते हैं। और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप, जिससे हम जो नीति होती है उन पर सलाह तो नहीं लेते, क्योंकि एक एक व्यक्ति से पूछने चलेंगे तो कितनी जनसंख्या है, तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुना जाता है। फिर आ जाते हैं हम डेफिनेशन पर। तो जो डेफिनेशन है वो है हमारी, इसे सरकार के एक ऐसे रूप में परिभाषित किया गया है जहां लोकतंत्र का चुनाव लोग करते हैं, अर्थात जहां शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब हम शासक कौन है और जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक शर्त को पूरा करते हैं क्या। और फिर हम देखेंगे कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं, अर्थात वो लोग कौन हैं, किन आधारों पर भागीदारी कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। अर्थात उसके बाद हमें एक डेफिनेशन में ये चीज़ें जो हैं वो पता रहनी चाहिए कि ये क्या है। जैसे कि परिभाषित, अर्थात एक ऐसे रूप में परिभाषित, सरकार के एक ऐसे रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात सरकार के कौन से रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे, कौन से रूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। उसके बाद आते हैं हमारी विशेषताएं, अर्थात एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो आप बुक देखोगे एनसीईआरटी 9th क्लास की, तो उसमें ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और आगे भी दिए हुए हैं, उनको आप बुक को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने एग्जाम्पल थोड़े कम लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, बाकी आप सेलेक्टेड ही चलोगे। बाकी एनसीईआरटी के जो नोट्स बनाओगे ना आप, तो उसमें तो बहुत लंबा है, लेकिन आपको क्या सेलेक्टेड लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वही आपको लिख के नोट्स बनाने हैं। तो मैंने उसी प्रकार से जो मेन चीज़ें थी वही मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो चलते हैं, अर्थात अब हम देखेंगे यहाँ पर एक एग्जाम्पल, अर्थात विशेषताएं कि जो लोकतंत्र है, आगे हमने देखा था कि लोकतंत्र की विशेषताएं, अर्थात हम यहाँ पर विशेषताएं देखेंगे
जिनमें पहली विशेषता है हमारी प्रमुख फसलें निर्वाचित नेताओं के हाथ में। अर्थात जो एग्जाम्पल है वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। तो आप जब बुक रीड करोगे तो उसमें पता चल जाएगा, उसमें हर एक एग्जाम दे रखा है हर एक विशेषता के लिए कि हमें कैसे, मतलब वो लोकतांत्रिक नहीं है और हम एक लोकतंत्र के रूप में क्या विशेषता लिख सकते हैं, वो दी गई है उसमें। तो हम देखते हैं जो पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया। अर्थात क्यों, जैसे कि हम पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो सैनिक तख्ता पलटवार किया था, जिसकी अगुवाई की थी, उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को क्या किया था, वहाँ पर उखाड़ फेंक दिया। जो लोकतांत्रिक रूप में जो सरकार चुनी हुई थी ना, उसको इन्होंने उखाड़ फेंका वहाँ से और खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया वहाँ का। बाद में इन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी घोषित कर दिया और 22 में एक जनमत संग्रहण के, अर्थात 22 में एक जनमत संग्रहण करा के 5 वर्ष कार्यकाल बढ़ा दिया। क्या किया इन्होंने, 5 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया। और उसके बाद में जो ये लेकर आए थे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेकर आए थे ये, जिससे इन्होंने क्या किया, देश का संविधान बदल कर रख दिया, वहाँ का जो संविधान है उसको बदल कर रख दिया। अर्थात संविधान में ये कहा गया है, अर्थात जो संविधान है उसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा जो देश की संसद को भंग कर सकते हैं। अर्थात उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो देश की संसद को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल से एक प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान को, क्यों जो पाकिस्तान है को लोकतंत्र ना कहने के कारण, अर्थात हम पाकिस्तान को क्या लोकतंत्र कह सकते हैं, नहीं कह सकते, क्योंकि जो वहाँ के जो जैसे कि जो सैनिक है, सैनिकों का फैसला अंतिम था, क्योंकि वहाँ जो उनकी जो सरकार, जो जनता है, वो वहाँ की जो सरकार है उनके प्रति जवाब दे नहीं है, वहाँ से क्या है, सैनिकों का फैसला अंतिम माना जाता है। तो और दूसरी बात, क्या ये वास्तविक शासन थे, जो वास्तविक शासन थे, बिल्कुल नहीं थे। और जो लोगों ने शासकों का चुनाव किया वो जो प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जो हुआ था उसको क्या किया, उन्होंने उखाड़ फेंक दिया, जो लोकतांत्रिक सरकार थी जो हमारी। उसके बाद हम आते हैं कि जो ये जो सरकार है ना, वहाँ पर संसद थी, सरकार थी, संसद भी थी, सरकार भी थी, लेकिन क्या नहीं था, लोकतंत्र, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। तो क्या हम इसको लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सरकार उनके प्रति, जो जनता है उसके प्रति क्या नहीं है, जवाबदेही नहीं है। अर्थात हम पहली विशेषता पर आते हैं। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रमुख फैसले निर्वाचित शासकों के द्वारा लिए जाते हैं। अर्थात जो जनता द्वारा चुने गए हैं वही फैसले निर्वाचित, अर्थात जो जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वही फैसला करते हैं, वो भी जनता के द्वारा। तो हमारी दूसरी विशेषता आती है, लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प हो तथा जीत हार के समान अवसर हो, चुनाव निष्पक्ष हो व स्वतंत्र हो। अर्थात लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्प हो और जीत हार के समान अवसर हो। जब हमारे यहाँ जीत होती है, हार होती है, उसके भी समान अवसर होते हैं। चुनाव निष्पक्ष, अर्थात चुनाव निष्पक्ष होते हैं और स्वतंत्र चुनाव होते हैं। तो यहाँ हम तीसरी जो विशेषता देखते हैं वो है, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट, हर वोट का समान मूल्य हो, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि जो सऊदी अरब है ना, वहाँ पर औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 से पहले, उनको वोट देने का अधिकार मिला 2015 के बाद में मिला, जो अधिकार मिला उनको वोट देने का अधिकार। तो इसके तौर पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत में कि एक वर्ग को लिंग के आधार पर भेदभाव किया, तो यहाँ पर भेदभाव था कि पुरुष दे सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं दे सकती वोट। उसके बाद जो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज था ना, तो वो जो अल्पसंख्यक समाज यानी कि कम लोग थे, तो उनको वोट देने का अधिकार मुश्किलों से मिला था, बहुत मुश्किल हो रही थी उनको अधिकार मिलने में। और जो फिजी की चुनाव प्रणाली थी, वोट का मूल्य अंतर, यानी कि जो वोट है, जो मूल्य है, जो वोट का मूल्य है, उनमें अंतर था। तो हम देखते हैं कि तीसरी विशेषता जो हमारी है वो क्या हो गई, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को एक वोट और हर वोट का समान मूल्य है। अर्थात यहाँ पर समान मूल्य नहीं था, बाद में हमारे जो लोकतंत्र है उसमें, हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है उसमें क्या है कि एक वोट, हर वोट का समान मूल्य हो, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो। अर्थात यहाँ पर क्या था, वोट के मूल्य में अंतर था, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं है वोट के मूल्य में अंतर। तो हम तीसरी विशेषता हमारी यहाँ से क्या निकल कर आ गई, लोकतंत्र में हर वयस्क मताधिकार का एक वोट बराबर हर वोट का समान मूल्य हो, जैसे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ पर। तो हम चौथी विशेषता की तरफ चलते हैं। तो चौथी विशेषता हमारी है, संविधान व कानून के शासन के अंतर्गत कार्य को नागरिक अधिकारों की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करे। अर्थात जो कानून है, अर्थात शासन के अंतर्गत कार्य को नागरिक अधिकारों की लक्ष्मण रेखा, अर्थात मौलिक अधिकार, वो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो हमसे ना तो छीन सकते हैं और ना वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, अधिकार जो हमारे संविधान में दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे अर्थात लोकतंत्र ही क्यों, यानी कि हम देखेंगे वाई डेमोक्रेसी, अर्थात वाई डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए। तो हम इसके गुण जो हमने आगे पढ़ा था, इससे पहले हमने देखा था कि गुण अर्थात मेरिट्स यानी कि पक्ष में तर्क हम देखेंगे।
तो हम पहले तो इसको जो लोकतंत्र हमें यानी कि लोकतंत्र हमें क्यों अपनाना चाहिए, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। अर्थात एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं, जो कि चाइना का एक एग्जाम्पल है। जो चीन है वहाँ पर 1958 से 61 के दशक तक जो भुखमरी अकाल पड़ा था, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। यानी कि वहाँ लगभग 3 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे बड़ी संख्या में। तो वहाँ पर क्यों? क्योंकि चीन में लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं थी, क्योंकि वो सरकार के प्रति जवाबदेही नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे अकाल पड़ गया तो वहाँ कोई राशन की उपलब्धता नहीं थी, उनको राशन नहीं सरकार के द्वारा राशन दिया जाता था उनको, इसलिए उनको इतने लोग इतनी संख्या में 3 करोड़ की संख्या में यहाँ पर लोग मारे गए थे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक भारत का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेकिन भारत में जैसे यहाँ हुआ है ना, वैसे भारत में नहीं हुआ हमारे में। वहाँ पर यह भारत में अकाल तो पड़ा था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसकी जनसंख्या में इतने लोग नहीं मारे गए थे। तो हम देखते हैं कि भुखमरी अर्थात भारत में भुखमरी अकाल के दौर में जो खाद्य प्रणाली थी वो नष्ट हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ उतनी संख्या में लोग नहीं मारे गए थे। अर्थात जो डराने वाले हालात हैं वो नहीं थे हमारे यहाँ, वो बने नहीं थे इतने। भारत में भुखमरी थी, लेकिन भारत तुलनात्मक रूप से इस चीज़ से बच गया, निकल आया। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो भारत को जब ये देखते हैं, जो यहाँ पर जिन्होंने देखा, तो यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले कि भारत में सरकार की जो पद्धति है अर्थात नीतियाँ राहत देना जनता के प्रति जवाबदेही है। क्योंकि हमारे यहाँ राशन बढ़ता है, जब हमारे यहाँ कुछ हो जाता है, अभी देख लो कोविड-19 में जब कोविड-19 हुआ था, जब कोविड फैला था, तो सरकार ने जगह जगह कहीं पे राशन बांटे थे, हर जगह पे राशन बांटे थे। तो वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। क्यों? यहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी, सरकार जवाबदेह नहीं थी जनता के प्रति। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अर्थात उसके बाद हम देखेंगे सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति की विशेषताएं लोकतंत्र में। अर्थात जो शासन पद्धति है वो विशेषताएं लोकतंत्र में हमारे यहाँ पर है। अर्थात ज़्यादा जवाबदेह शासन वाला रूप है। अर्थात यहाँ पर सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा जनता को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है। अर्थात हम आते हैं तीसरी इसकी विशेषता पर। तो जो फैसले लिए जाते हैं ना, वो किस आधार पर? जैसे पहले हमारे यहाँ बहस होती है, चर्चा होती है, निर्णय की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अर्थात जो एक लोग मिलके फैसला नहीं लेते हैं। जब हमारे यहाँ कोई फैसला लिया जाता है तो उस पर बहस होती है, चर्चा होती है, मीडिया वगैरह इतनी सारी लोग हैं, निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। इससे हमारी क्या होती है? निर्णयों की गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं हम चौथे पे, अर्थात मतभेद व टकराव को संभालने का बेहतर तरीका। अर्थात हमारे यहाँ विविध यानी कि कितनी विविधताएं, धर्म अर्थात काफ़ी सारी विशेषताएं हैं। लेकिन जो मतभेद व टकराव को संभालने का जो सरकार का बेहतर तरीका था, जब सरकार की बात अगर जनता को कोई पसंद नहीं आती है, तो जो जनता विरोध करती है, आंदोलन करती है, तो सरकार थोड़ा झुक जाती है। अर्थात नागरिकों का सम्मान बढ़ जाता है। किस तरीके से? कि जनता की बात सरकार सुनती है। अर्थात उसके बाद मतभेद व टकराव को संभालने का बेहतर तरीका उनको मिल जाता है, और यहाँ पर नागरिकों का सम्मान बढ़ता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके विपक्ष, अर्थात डीमेरिट्स, विपक्ष में तर्क। अर्थात हम विपक्ष में तर्क देखेंगे कि विपक्ष में इसके क्या तर्क हैं। जैसे कि इसमें ये कहा जाता है कि ये प्रणाली अस्थिर है। अर्थात जो ये प्रणाली है ना, वो अस्थिर है। इसमें पार्टी व नेता बदलते रहते हैं, यानी कि पार्टियां आती हैं जाती हैं, बदलती रहती हैं, नेता भी आते हैं जाते हैं, बदलते रहते हैं। और इसके बाद में जो लोकतंत्र है, जो एक राजनीतिक लड़ाई है। अर्थात लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि लड़ाइयाँ नहीं होती, राजनीतिक तौर पर लड़ाइयाँ होती हैं। देखा होगा आपने, विपक्ष के लोग कैसे लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग कैसे लड़ते हैं राजनीतिक लड़ाई में। और जो सत्ता का खेल है वो भी होता है। इसलिए इसमें नैतिकता नहीं है। नैतिकता नहीं है। तुरंत नीति नहीं बन पाती। अर्थात तुरंत नीति नहीं बन पाती। अभी कोई कुछ हो गया, अचानक से सरकार थोड़ी ना फैसला लेती है, अपने यहाँ देरी से फैसला आता है। तो जो विपक्ष में जो दोष हैं उनको हम देख रहे हैं कि फैसले लेने में देरी, अर्थात जिसका आधार है चर्चा, बहस। चुनावी लड़ाई बड़ी खर्चीली होती है, करोड़ों रुपए लगते हैं चुनावी में। अब ये थोड़ी ना कि भाई हर कोई जो पॉलिटिक्स में है वो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा है वो भी बहुत होता है। और यहाँ पर क्या भ्रष्टाचार भी बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन इसीलिए तो हम इसके दोषों को देखते हैं, तो हम सरकार को एक आदर्शवादी सरकार तो नहीं कहते कि इसको आदर्शवादी सरकार बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो बदलती रहती हैं, नेता हैं वो बदलते रहते हैं, नैतिकता नहीं है, फैसले लेने में देरी होती है, और जो चुनावी लड़ाई है वो भी खर्चीली होती है, जो भ्रष्टाचार है वो तो कूट कूट के भरा हुआ है, और जो नागरिकों को ज्ञान नहीं है। अर्थात कि जो नागरिक हैं उनको पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और जो प्रतिनिधियों को ज्ञान नहीं आता, तो जो प्रतिनिधि हैं वो जनता को देखेंगे नहीं कि भाई जो वहाँ जैसे कोई गांव है, कोई कस्बा है या क्या है, वहाँ के लिए तो वहाँ प्रतिनिधि तो जाते नहीं है, जो उनको पूरी तरह से सही स्पष्ट पता हो कि जनता कैसे है क्या है, वो देखती नहीं है। तो जो प्रतिनिधि को ज्ञान नहीं था, तो उनको भी जैसे नागरिकों को ज्ञान नहीं है, वैसे ही प्रतिनिधि को भी ज्ञान नहीं है। तो हमने देखा था कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो हम देखते हैं, आप नोट्स बना लीजिएगा इसमें से। तो मैंने इतने सेलेक्टेड नोट्स बनवाए हैं कि आपके जल्दी भी हो जाएंगे और आपको जो मेन चीज़ें हैं वो भी पता लग जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जो NCERT का क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम देखते चलते हैं।
आप इसको पोस्ट करके इसके नोट्स बना सकते हैं आप। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आगे भी आपके लिए नोट्स लेकर आऊँगी, और इसमें 5 चैप्टर हैं जिनको मैं क्लियर कराऊँगी। जो क्लास 9 के जो नोट्स हैं पूरे मैं क्लियर कराऊँगी आपके। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। सो बाय बाय फ्रेंड्स।